नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष पांडे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं वीरा द जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि कल का जो हमारा टॉपिक रहा था वह था भारत में बैंकिंग का इतिहास। इसके 2 लेक्चर होने थे, एक लेक्चर कल हो चुका था और एक लेक्चर आज होना। तो आज हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से स्वतंत्रता बाद का हमारे यहाँ भारत में बैंकिंग का इतिहास किस प्रकार रहा। प्रथम चरण के दौरान जो गतिविधियां हुई, द्वितीय चरण के बाद जो गतिविधियां हुई, तृतीय चरण में जो गतिविधियां हुई, चतुर्थ चरण में जो गतिविधियां हुई, उन सबको हमने एक एक करके समझा था। आज जो हम लोग समझेंगे 5वां चरण व 6ठा चरण समझेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार उदारीकरण की प्रक्रिया जो 1992 में 1992 में अपनाई गई थी और 1992 के ठीक बाद हमारी बैंकिंग इतिहास कैसा रहा, बैंकिंग व्यवस्था कैसी रही, इसको एक एक कर हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। सबसे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। देखिए, पंचम चरण के दौरान भारतीय बैंकिंग विकास या भारत में बैंकिंग का इतिहास क्या रहा, ये हम पंचम चरण में समझेंगे। देखिए, पहला पॉइंट लिखा हुआ है 1939 से लेकर 1946 की अवधि को भारतीय बैंकिंग विकास का 5वां चरण माना जाता है। ठीक है, तो इसकी जो अवधि है वो कितनी हो गई, 1939 से 1946 तक हो गई। दूसरा जो पॉइंट है, इस अवधि को बैंकिंग विस्तार की अवधि कहा जाता है। अगर सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में जो बैंकिंग विस्तार की अवधि है वो किस चरण को मानी जाती है, तो वो आपका 5वां चरण है। और अवधि अगर पूछ ले, अगर समय पूछ ले या सन पूछ ले, तो 1939 से लेकर 1946 की अवधि को हम लोग भारतीय बैंकिंग विस्तार की अवधि कहा जाता है। कारण क्या था इसको बैंकिंग विस्तार की अवधि कहा गया? देखिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जनित मुद्रास्फीति से जन सामान्य की मौद्रिक आय में वृद्धि हुई। यहां पर एक पॉइंट ये आ जाता है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया तो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक चला। 1945 में कई ऐसे देश स्वतंत्र हुए जिनका पूर्व से अस्तित्व नहीं था, अर्थात एक तरीके से नव राष्ट्रों का निर्माण हुआ। जब कोई नया राष्ट्र बनता है तो उसका सहयोग करने के लिए हमारी जो विश्व जितने भी देश हैं सभी लोग आगे आते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो यहां पर भी वैसा ही हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद क्या हुआ, जो नए राष्ट्रों का निर्माण होने लगा, कई नए राष्ट्र जो स्वतंत्र होके अपने नए स्तर पर आने लगे, तो उनके सहयोग के लिए जो विकसित देश थे उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। ठीक है, तो जब उन्होंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने सहयोग करना चाहा, तो लोगों के पास पैसा लोन बांटना शुरू किया विकसित देशों ने। जब लोन बांटेंगे, लोगों के पास पैसा जाएगा, तो क्या होगा, लोगों की आय में वृद्धि होगी। और ध्यान रखिएगा, जब आय में कभी वृद्धि होगी तो सीधी सीधी बात है कि बचत भी वृद्धि होने लगेगी। आपकी आय 100 रुपए है और अगर आप 100 रुपए का 50 रुपए खर्च कर देते हैं तो 50 रुपए बचत बचती है। और अगर 10,000 रुपए आपकी आय हो जाए तो 5,000 खर्च करेंगे और 5,000 आपकी बचत हो जाएगी। तो आय बढ़ने के साथ ही साथ बचत भी बचती है और बचत को हम लोग कहां जमा करते हैं, अपनी बैंकों में जमा करते हैं। यही कारण था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि हुई और लोगों ने अपनी बचत का पैसा बैंक में जमा करना प्रारंभ कर दिया। अगला पॉइंट देखते हैं, फलतः सभी बैंकों की मांग निरपेक्ष में वृद्धि हुई, अर्थात जो जमाएं थी, बैंकों की जो जमाएं थी जो अभी तक बहुत कम रहती थी, अब उनमें वृद्धि होने लगी।
जब लोग अपनी बचत का ज्यादातर हिस्सा बैंकों में जमा करने लगे तो इससे बैंक की जो जमाएं थी वो वृद्धि होने लगी, और बैंकों की जब जमाएं वृद्धि होने लगेगी तो धीरे धीरे अच्छी चीजें होने लगेंगी, बैंक विकसित होने लगेगा, बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन बांटने का प्रयास करेगा, उसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो इस प्रकार से बैंकों का भी विकास होने लगा। इसीलिए यहाँ पे इसको क्या कहा गया है, भारत बैंकिंग विस्तार की अवधि, मतलब यहाँ पर बैंकिंग का विस्तार बहुत ज्यादा हुआ। इस अवधि में नए बैंकों की स्थापना के साथ साथ पुराने बैंकों द्वारा नई नई शाखाएं खोली गईं। ठीक है, एक बात यहाँ पे ये भी है कि इसी दौरान क्या हुआ, जो नए बैंक थे उन्होंने भी अपनी नई नई शाखाएं खोली, क्योंकि नए राष्ट्रों का निर्माण हो रहा था। साथ ही साथ पुराने जो बैंक थे जो पहले से काम कर रहे थे, इलाहाबाद बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, ये पंजाब नेशनल बैंक, इन लोगों ने भी, इन बैंकों ने भी अपनी नई नई शाखाओं को खोला, स्थापित किया। अगला पॉइंट है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक तथा हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक आदि की स्थापना हुई। दोनों बैंकों की स्थापना हुई। आप लोग ध्यान रखिएगा, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि तृतीय चरण के दौरान अर्थात 1860 से लेकर 1914 तक सर्वाधिक बैंकों की स्थापना हुई। कैसे हुई? 4 बैंक प्रथम चरण में, तीसरे चरण के प्रथम दौर में बन गए और 4 उसके बाद में, टोटल 8 बैंकों की स्थापना हमारे तृतीय चरण में होती है। इसमें पंचम चरण में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक तथा हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, इन दोनों बैंकों की स्थापना की गई। चलिए आगे देखते हैं। जी चलिए देखते हैं छठा चरण। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्वतंत्रता की अवधि के बाद ये प्रारंभ हुआ था। अर्थात कह सकते हैं, अगर इसकी डेट की बात की जाए तो 1947 से अब तक, 1947 से अब तक की जो अवधि है इसको क्या कहा जाएगा? षष्ठ चरण कहा जाएगा। उसके बाद देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक की अवधि को भारत में बैंकिंग विकास का छठा चरण माना जाता है। इस चरण में जो सबसे पहला कार्य किया गया था वो था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? तो समझ लीजिए, आरबीआई की जब 1934 के एक्ट से 1935 में स्थापना की गई तो उसमें लगभग सभी निजी अंशधारक थे। लगभग सरकार की पूंजी नगण्य मानी जाती है। लगभग 5 करोड़ से आरबीआई की स्थापना की गई थी। 5 करोड़ रुपए की पूंजी से की गई थी और इस 5 करोड़ की पूंजी में जो सरकार का हिस्सा था सिर्फ और सिर्फ 2 लाख था। अर्थात यह कह सकते हैं कि आरबीआई पूर्ण रूप से अधिकांश रूप से निजी क्षेत्र का बैंक था। सरकारी बैंक तो था ही, सरकार का बैंकर का काम तो कर ही रहा था, हमारा केंद्रीय बैंक का कार्य कर रहा था, लेकिन उसमें पूंजी जो थी वो निजी क्षेत्र के लोगों की लगी हुई थी। तो यहां पर सबसे पहली आवश्यकता हमारे देश को ये पड़ी स्वतंत्रता के बाद कि हमारा केंद्रीय बैंक तो कम से कम सरकार के अधीन रहे पूर्णतया। सभी जितनी भी पूंजी है सब पूरी पूंजी जो है सरकार की होनी चाहिए कम से कम उसमें। तो इसलिए अगला पॉइंट देखिए, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। 1 जनवरी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हम लोगों ने कर दिया, हमारी सरकार ने कर दिया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि किसी भी
कंपनी के पूरे शेयर सरकार खरीद ले, या 51% से अधिक शेयर जो है वो सरकार खरीद ले। जहां पर यहाँ पे सिर्फ 2% शेयर आरबीआई के ब्रिटिश सरकार के पास रहते थे, अब यहाँ पर अधिकांश शेयर जो है हमारी भारत सरकार ने आरबीआई के खरीद लिए और उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण करने के बाद जो प्रक्रिया की गई, 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम लाया गया। भारतीय बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत आरबीआई को बहुत पावर दी गई। आरबीआई को बैंकों के ऊपर नियम बनाने, उनके ऊपर नियंत्रण रखने, हमारे देश में साख सृजन करने या साख पर नियंत्रण करने, लोन पर नियंत्रण करने और मौद्रिक नीति पर अपना नियंत्रण जमाने के लिए कहा गया, और साथ ही साथ भारत सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो ये था आरबीआई का। यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा काम हुआ स्वतंत्रता बाद, वो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगला देखिए, इस नियम के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण करने के लिए, वही बात है, नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। अगला पॉइंट देखिए, देश में विशेषता ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विकास के लिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक तो इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण और एसबीआई का राष्ट्रीयकरण। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने बताया था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिए गए। कब बनाए गए? 1921 में बना दिए गए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नाम बदल के क्या किया गया? मर्ज किया गया, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो था, ये भी अंश, इसमें भी प्राइवेट लोगों के या निजी लोगों के अंश थे, तो यहां पर भी राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता हुई। तो इसके लिए सरकार ने 1 जुलाई 1955 को, दोनों डेट याद रखनी है, यहाँ 1 जनवरी और यहाँ पर 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया, या ये कह सकते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को पूर्ण रूप से खरीद लिया। जब इन्होंने खरीदा था, तो एक बात आपको और भी बता दें, जब एसबीआई का, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसमें अन्य राज्य के बैंक भी सम्मिलित थे, इसीलिए स्टेट्स बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारतीय राज्यों का बैंक कहा जाता है। इसको जो संयुक्त नाम दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी था, और 7 अन्य राज्य स्तरीय बैंक थे, जिनको एक में मर्ज करके नाम दे दिया गया एसबीआई, स्टेट्स बैंक ऑफ इंडिया। लिखा हुआ भी है, इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। 19 जुलाई 1969 में तथा 15 अप्रैल 1980 को क्रमशः 14 व 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये बात हम आपको अलग पूरे लेक्चर में बता चुके हैं, किस प्रकार से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। देखिए इस राष्ट्रीयकरण का, देखिए 2 राष्ट्रीयकरण हुए, एक 1969 में हुआ और 1980 में हुआ, ठीक है। इसमें 14 बड़े बैंक थे और इसमें 6 बड़े बैंक थे, ठीक है। तो इनका राष्ट्रीयकरण किया गया। इस राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य क्या था, ये बड़ी बात है। राष्ट्रीयकरण जब भी कभी होगा, तो वहां पे ध्यान रखिएगा, सरकार की मंशा होगी कि अपने अधिकार में रख लिया जाए, हर कंपनी को अपने अधिकार में कर लिया जाए। तो सरकार हम लोगों के द्वारा चुनी जाती है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई निजी पूंजीपति है और उसका बैंक मार्केट में है, बैंक संचालित हो रहा है बैंक, तो वो ना करके सरकार उसका संचालन करे। इस बात के लिए, अच्छा इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है राजनीतिक हितों की प्राप्ति करना। राजनीतिक हितों का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अपना काम करवा लेना। राजनीतिक हित उन्हें कहते हैं जैसे लोगों का, गरीबों का कल्याण करना। कोई निजी व्यक्ति है, वो गरीबों के कल्याण में उस तरीके से भागीदार नहीं हो सकता जिस तरीके से सरकारी व्यक्ति हो सकता है।
सरकार का उद्देश्य ही होता है गरीबों, अल्पसंख्यक महिलाओं, पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाना या उनके लिए कार्य करना। इसी उद्देश्य के साथ ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को वित्तीय समावेशन उपलब्ध हो सके, प्रत्येक व्यक्ति जो है बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ सके, इसलिए ये राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला पॉइंट देखिए, इनका उद्देश्य बैंकों की ओर अधिक समाज कल्याणकारी भूमिका, अर्थात वही वित्तीय समावेशन, गरीबों का विकास, अल्पसंख्यकों का विकास निभाने के लिए प्रेरित करना था। जब सरकार ने सभी बैंकों को खरीद लिया, एक तरीके से पूरा का पूरा खरीद लिया, अधिकांश अंश उसके खरीद लिए, अब सरकार की उन बैंकों के ऊपर पकड़ बन गई। जब पकड़ बन जाएगी किसी बैंक के ऊपर, तो अपने हितों की पूर्ति के लिए बैंक का उपयोग होने लगा। जब बैंकों का राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए प्रयोग होने लगा, तो यहां पर एक पॉजिटिव थिंकिंग आई। ठीक है, गरीबों ने सोचा हमारे लिए भी बैंक काम करेंगे, लेकिन यह प्रक्रिया ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। अभी आगे भी बात करेंगे कि हमें 1992 में ऐसा क्या हो गया कि आर्थिक उदारीकरण लाना पड़ा 1992 में। देखिए, इससे पूर्व 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्र को वित्तीय संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, 1975 में आरआरबी, तो यहाँ पे बात थी, इसके पूर्व 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की, आरआरबी की स्थापना की गई, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था किसी भी प्रकार से ग्रामीण व्यक्ति को ग्रामीण स्तर पर संसाधनों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा सके। ग्रामीणों को ऋण की क्या आवश्यकता पड़ती है? ग्रामीण व्यक्ति जो है, जो किसान व्यक्ति है, वो अपनी कृषि के लिए ऋण लेना चाहता है, तो इसके लिए अधिक तौर पे काम किया जाए, बैंकिंग सुविधाएं ग्रामीणों को उपलब्ध की जाए, जो किसान भाई हैं उनको ऋण की व्यवस्था की जाए, वित्तीय समावेशन किया जाए, उनका वित्त तक पहुंच, बैंकिंग तक पहुंच उसकी स्थापित की जाए। इसलिए 1975 में आरआरबी का निर्माण किया गया। आगे की बात करते हैं कि किस प्रकार से ये छठा चरण पूर्ण होके हमारा उदारीकरण की ओर आगे बढ़ा जाता है। देखिए, अब यहां पर बात आती है 1992। यहां पर एक पॉइंट छूट गए हैं, वो हम ऐसे ही समझा देते हैं आपको। 1992 से पहले यहां पर बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि 1992 में हमें एलपीजी, लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण को अपनाना पड़ा, अर्थात जिसको हम कहते हैं आर्थिक उदारीकरण अपनाना पड़ा। यह प्रक्रिया प्रधानमंत्री हमारे श्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुई थी, और उस समय के वित्त मंत्री, बाद के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के द्वारा संपन्न की गई। ठीक है, इसीलिए पीवी नरसिम्हा राव को आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहा जाता है, क्योंकि आर्थिक उदारीकरण में उनका बहुत ज्यादा सहयोग रहा। आज जिस तरीके से हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, हमारा जो विकास दर है वो बढ़ रही है, उसका प्रमुख कारण ही यही है कि हमने 1992 में आर्थिक उदारीकरण को स्वीकार कर लिया। क्या कारण बने जिससे हमें आर्थिक उदारीकरण को स्वीकार करना पड़ा? तो आर्थिक उदारीकरण को स्वीकार करने के पीछे हमारा जो कारण थे वो बहुत सारे थे, लेकिन बैंकिंग सेक्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, बैंकिंग सेक्टर का कौन सा कारण था? तो हमने देखा कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक उसके बाद 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, या ये कह सकते हैं 20 बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हो गया। इससे पहले एसबीआई का हो चुका था, तो 21 बैंक, बड़े बैंक जो थे उस समय भारत के, उन सभी में सरकार ने अपना हस्तक्षेप करके उनके अंशों को, उनके शेयर को खरीद लिया। जब अंशों को उन्होंने खरीद लिया, शेयर को खरीद लिया, तो बैंकों की जो उनकी प्रबंधन होता है उसमें सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया। जब सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया तो राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए सरकारें, जो एमपी एमएलए थे, ये बैंकों के ऊपर
अपना दबाव डालने लगे। ठीक है, वो कहते थे कि इस गरीब को लोन दो, उस गरीब को लोन दो, लेकिन वहां पर मार्केट में एक प्रतिबंध स्थापित हो गया। प्रतिबंध मतलब कि एक ऐसा लिमिटेड कर दिया गया वहां मार्केट को कि जैसे कि एक बैंक है अपने जिले का, हमारे यहाँ का एमपी वहां जाता है और कहता है इस ग्रामीण को लोन दो, अगर उसके कागज नहीं पूरे हैं और वास्तविकता में वो ले नहीं सकता है लोन, तो बैंक अगर उसको लोन देंगे तो बैंक का लोन तो डूब जाएगा। एमपी को तो अपने राजनीतिक हित पूरे करने हैं, लेकिन बैंक जो है वो असफल होता जाएगा, एनपीए बनता जाएगा उसका लोन। तो यही स्थिति देखने को मिली। थोड़े दिनों तक राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए बैंक कार्य करते रहे बहुत अच्छी तरीके से राष्ट्रीयकरण के बाद, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, दुष्प्रभाव दिखने लगते हैं राष्ट्रीयकरण के। लाइसेंसी राज आने लगता है, सरकारी हस्तक्षेप इतना बढ़ जाता है कि जो एमपी एमएलए हैं वो अपने राजनीतिक हित जो होते हैं कि इस व्यक्ति को, जो उनके सगे संबंधी थे, जो उनके परिचित व्यक्ति थे, उनको ही लोन दिलवाने लगते हैं बैंकों की सहायता से। यहां पर दुष्प्रभाव देखने को मिलता है कि बैंकों का एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बैंक असफल होने लगते हैं और धीरे 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 हमारे बैंकिंग व्यवस्था भी ठप होने के कगार पर आ जाती है। तब उस समय 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक उदारीकरण को अपनाया और हमारे यहाँ बैंकिंग सेक्टर और अन्य सेक्टर में भी व्यापार करने की छूट दी गई। पहले क्या होता था, आर्थिक उदारीकरण से पहले आपको एक कंपनी बनाने के बाद एक बैंक स्थापित करने के लिए 4 साल 5 साल का वक्त लगता था और अब प्रक्रिया को आसान बना दिया गया। यही आर्थिक उदारीकरण था। लाइसेंसी राज का मतलब होता है कि किसी भी चीज के लिए आपको लाइसेंस बहुत ज्यादा समय लगता है। लाल फीता शाही मतलब कि एक अधिकारी के पास गई और अधिकारी के पास ही अटक के रह गई फाइल, उसके आगे ही नहीं बढ़ पा रही है, तो ये प्रक्रिया को निम्न कर दिया गया। बहुत सी छूटें दी गई नई कंपनी को स्थापित करने के लिए और विश्व के सभी देशों के मार्ग हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए खुल गए। इसीलिए आज हम देखते हैं कि विदेश की अधिकांश कंपनियां हमारे यहाँ स्थापित होने के लिए इच्छुक हो रही हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इसी कारण बढ़ रही है कि हमने 1992 में हमने आर्थिक उदारीकरण कर दिया था, कंपनी स्थापित करने की प्रक्रिया बहुत सरल कर दी गई थी। चलिए बात करते हैं 1992 के बाद की बैंकिंग। भारत में बैंकिंग इतिहास का जो 7वां चरण माना जाता है, ठीक है, लगभग माना जाता है, लेकिन 6 चरण रखिएगा आप लोग। 7 चरण 1991 के बाद से प्रारंभ हुआ, जब आर्थिक उदारीकरण आया, एलपीजी आई। 1991 में नई आर्थिक नीति, यही बता रहे हैं, आर्थिक उदारीकरण लागू होने के बाद 1993-94 में निजी क्षेत्र पुनः बैंक खोलने की अनुमति दे दी गई। पहले क्या था, सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और निजी क्षेत्र के बैंकों को खुलने के लिए मनाही कर दी गई थी। अब 1993-94 में निजी क्षेत्र को पुनः बैंक खोलने की अनुमति दे दी गई। उसके बाद देखिए, इसके साथ ही विदेशी बैंकों को भी भारत में, हमने बताया ना, विश्व के प्रत्येक देश को हमारे यहाँ व्यापार करने की कुछ शर्तों के साथ छूट दे दी गई। जब छूट दे दी गई तो जो विदेशी बैंक थे वो भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने लगे। जब दे दी गई, ये छूट दे दी गई, तो हमारे यहाँ निजी क्षेत्र के बैंक खुले और साथ ही साथ विदेशी बैंक भी यहाँ पर खुले। वर्ष 2012 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन किया गया था। हमने बताया आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, उसके बाद एक बैंकिंग अधिनियम लाया गया था 1949 में। उसका संशोधन कब किया गया, 2012 में उसका संशोधन किया गया और भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई को, जो हमारा भारत का केंद्रीय बैंक है, उसको और अधिकार दे दिए गए, नियंत्रण के और अधिकार उस पे उनको दे दिए गए, बढ़ा दिए गए। उसके बाद की बात करते हैं, वर्ष 2013 में भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंक स्थापित करने के संबंध में नया दिशा निर्देश जारी किया। 13 में भाई संशोधन हो चुका था, अब नियम बनने थे। अब नियम जो आरबीआई ने लागू किए 2013 में लागू किए और बहुत ज्यादा सरल कर दी प्रक्रिया।
आज देखते होंगे एनबीएफसी बहुत ज्यादा हो गई है हमारे यहाँ, एनबीएफसी का क्राइसिस भी देखने को मिलता है, संकट भी, वित्तीय संकट को भी देखने को मिलता है। तो ये 2013 का ही परिणाम है। जो दिशा निर्देश थे वो थोड़े से सरल बना दिए गए, बैंकों की स्थापना के लिए बहुत अच्छे अच्छे नियम लाए गए। उसके बाद देखते हैं इसके अंतर्गत औद्योगिक घराने भी बैंक स्थापित कर सकते थे। रिलायंस हुआ, महिंद्रा हुआ, अन्य प्रकार के जो भी बिरला हुआ, ये जितने बड़े भी औद्योगिक घराने हैं वो भी बैंकिंग सेक्टर में आके निवेश कर सकते थे, अपने अपने बैंकों को स्थापित कर सकते थे। इसीलिए हम लोग आज देखते हैं आदित्य बिरला ग्रुप का एक बैंक एनबीएफसी चल रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। साथ ही साथ पेटीएम वगैरह का भी चल रहा है, इसके अलावा महिंद्रा का भी चल रहा है, टाटा का भी चल रहा है। तो इन तरीकों से स्थापित हो रहे हैं। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हर जो भी अगर बैंक खोलना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है आरबीआई से इजाजत लेनी होगी। तो ये था हमारा भारतीय बैंकिंग का इतिहास। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि मध्यकाल से 1806 तक हमारी बैंकिंग व्यवस्था कैसी थी। प्रथम चरण पढ़ा, द्वितीय चरण पढ़ा, तृतीय पढ़ा, चतुर्थ पढ़ा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि पंचम चरण में क्या था और षष्ठ चरण अर्थात स्वतंत्रता के बाद का चरण जो था वो किस प्रकार था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण और उसके बाद आखिरकार हमारे यहाँ आई आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया 1992 में। तो एक प्रकार से हम लोगों ने बैंकिंग विकास को मध्यकाल से उठाते हुए अब भारत का जो वर्तमान समय चल रहा है उस तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। तो ये था भारत में बैंकिंग का इतिहास। हो सकता है कहीं पे आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोगों तक भारत के बैंकिंग इतिहास का ज्ञान जो है वो पहुंच सके। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।